हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विशु आंसर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स वैसे तो एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं सिलेबस में, बट ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके अलग अलग जैसे कि बीए बीकॉम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी ये आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, और कभी कभार ये सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूडेड होते हैं और कभी कभार ये सिलेबस में इनडायरेक्टली इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये कभी कभार नहीं दिखाए जाते कि ये टॉपिक्स हैं, पर लेकिन ये सब टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं इन टॉपिक्स में। जो आज हम सबसे पहला एक टॉपिक करेंगे वो करेंगे एफडीआई। उसके बाद एक टॉपिक है जो कि है एमएनसी, टीएनसी और एमएनई, और उसके बाद एक चीज़ है आईएमएफ। इनको हम आज बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये क्या क्या हैं। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जैसे कि सेकंड सेमेस्टर वाले हैं आप सभी, तो सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो इसे देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें इसमें है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एफडीआई की। किसकी? एफडीआई। एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक देश की जो कंपनी होती है, किसी भी देश की कंपनी या वहाँ का कोई पर्सन जब किसी दूसरे देश में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए क्या करता है, लॉन्ग टर्म, एक चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म का डायरेक्ट निवेश करता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब क्या, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति दूसरे देशों में, मतलब कि दूसरे देश में व्यवसायिक हित के लिए, मतलब इंडस्ट्री बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रत्यक्ष निवेश लॉन्ग टर्म में कैसा करता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। इसका उद्देश्य क्या है? शेयर खरीदना नहीं है। मतलब कि सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, मतलब कि आपने कैसे, क्या चीज़ मैंने बताई कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहा है डायरेक्ट किसी देश में। अगर मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कि मैंने तो शेयर खरीद लिया है किसी भी कंपनी का जो कि यूएस की है, तो खाली इतना नहीं है, इससे भी आगे कुछ चीज़ें हैं। जैसे क्या कि ये जो कंपनी है, मतलब कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी, उस विदेशी कंपनी का या तो मैं स्वामित्व ले लूँ या नियंत्रण ले लूँ, मतलब कि मैं ओनरशिप ले लूँ, कंट्रोल ले लूँ, या प्रबंधन मैनेजमेंट कमेटी में दाखिल हो जाऊँ, जब जाकर ये क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा। अब शेयर खरीदना क्यों नहीं था, इस चीज़ को समझिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक यूएस की कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है यूएस की है, और मैं इंडिया में बैठा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ का शेयर खरीद लेता हूँ, कुछ मैंने क्या खरीद लिया, कुछ शेयर खरीद लिया, और मैं कह रहा हूँ मैंने एफडीआई कर दिया। तो ये एफडीआई जब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक ये जो मैं अपने शेयर्स खरीद रहा हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जब तक वो मिनिमम 10% ना हो, मतलब कि 10% से ज़्यादा होना चाहिए उस कंपनी में। ठीक है, उस कंपनी में 10% से ज़्यादा होगा तो वो एफडीआई कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ क्या नहीं है, ये सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है, बल्कि उस कंपनी का स्वामित्व, ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट कमेटी में, मतलब कि प्रबंधन हासिल करना होता है। इसमें जैसे क्या हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, कोई नई फैक्ट्री लगाना, या उसमें स्थानीय कंपनी, मतलब या तो कोई हम नई फैक्ट्री वहाँ पर लगा दें किसी दूसरे देश में, या फिर जो वहाँ पर एक कंपनी है उस कंपनी का स्वामित्व ले लेना, मतलब कि ओनरशिप ले लेना, या उसमें पार्टनरशिप कर लेना। ये पूरा आपका एफडीआई है। एफडीआई समझ में आ गया। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसमें कंपनी का ओनरशिप, कंट्रोल या मैनेजमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, समझिए। अगर हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और ओनरशिप होना चाहिए। मिनिमम 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्या करते होंगे, वो शेयर्स वगैरह खरीदते होंगे, मतलब कि शेयर मार्केट में होंगे, तो दो चीज़ें होती है, एक होता है इंट्राडे, तो इंट्राडे नहीं है, मतलब कि थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, उसके बाद इनफ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, जैसे ही हम दूसरे देश में अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो कैपिटल इनफ्लो होता है और एक टेक्नोलॉजी भी होती है। ठीक है, इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यदि मैं अमेरिका में किसी कंपनी के भारत में अपना ऑफिस खोले, मतलब यदि अमेरिका की कंपनी, मतलब कोई अमेरिका की कंपनी और भारत में अपना ऑफिस खोल ले या फैक्ट्री स्थापित कर ले, तो उसे एफडीआई कहा जाएगा। ठीक है, समझते हैं आगे। एफडीआई के कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड
और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड समझते हैं। ग्रीन फील्ड वो होता है जब मैं मतलब कि मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं किसी देश में मतलब यूएस में एक पूरी नई कंपनी खोल देता हूँ, एक पूरी नई कंपनी या अपना एक ऑफिस पूरा नया खोल देता हूँ, मतलब कि पहले नहीं था वो पूरा नया नए सिरे से हमने खोल दिया, तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। मतलब किसी और विदेशी कंपनी नए सिरे से किसी देश में क्या करे, फैक्ट्री या बुनियादी ढांचा स्थापित कर ले, मतलब कोई फैक्ट्री लगा दे नए सिरे से, मतलब कि पहले नहीं थी वो, तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। अगर क्या करें मौजूदा कंपनी, मतलब कि मान लीजिए यूएस में कोई कंपनी है और मैं क्या करता हूँ, मैं उससे या तो खरीद लेता हूँ या फिर उसमें अपनी पार्टनरशिप बना लेता हूँ, जब जाकर अगर वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, उसे बोला जाएगा ब्राउन फील्ड। समझ गए? मतलब अगर मैं नए सिरे से किसी देश में अपनी कंपनी बनाता हूं तो उसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर मैं मौजूदा वहां पर पहले से एक कंपनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूं या फिर उसे खरीद लेता हूं तो मेरा ब्राउन फील्ड होगा। समझ गए? उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत में कितने तरीके से निवेश होता है। भारत में दो तरीके से ये निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसे बोलते हैं एक को ऑटोमेटिक रूट और एक को बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि इसमें सरकार की हमको मंजूरी नहीं चाहिए, मतलब कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे वहां की गवर्नमेंट से पूछना नहीं है, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि मुझे सरकार की मंजूरी चाहिएगी या फिर संबंधित जो मंत्रालय है उसमें। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ यूएस में, कोई चॉकलेट ही है, कोई नई चॉकलेट बनाई मैंने और मैं बेचने लगा, तो मुझे फूड सेफ्टी जो वहाँ का ऑफिस है वहाँ से क्या चाहिएगा, वहाँ से अनुमति चाहिएगी। वो एक बार चेक करेंगे कि जो आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है उनके मापदंड के अकॉर्डिंग या उनके लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। अगर सेफ है तो मैं कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या चीज़ है, ये दो तरीके से इन्वेस्टमेंट भारत में चलता है, मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्या क्या फ़ायदा है जो एफडीआई होता है, एफडीआई से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है भाई, एडवांटेज है क्या क्या। सबसे पहले तो रोजगार बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। दूसरा, जब रोजगार बनेगा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट खुद होगा। और तीसरी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। अगर मैं दूसरे देश में जाकर अपनी कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, कोई मोबाइल बना रहा हूँ या कोई भी मशीन बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है टेक्नोलॉजी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी तो हो सकता है दूसरे के पास वो टेक्नोलॉजी ना हो। तो ये तो आपका एफडीआई क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, दूसरी बात करते हैं हम एमएनसीज के बारे में। एमएनसीज क्या होती है? ये तीन चीज़ें हैं, एमएनसी, टीएनसी और एमएनई। देखिए ये तीनों के तीनों जो है ये एक ऐसी कंपनियां या कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक देश से ज़्यादा अधिक देशों में अपना उत्पादन या बिक्री, मतलब या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर बेचते हैं या संचालित करते हैं किसी भी प्रकार का। ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है? ये वैश्वीकरण को इंक्लूड करता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड करता है। ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है दूसरे देश से जुड़ना, दूसरे देशों से जुड़ना इकोनॉमिकली या प्रोडक्शन के रूप में, दूसरे देशों दूसरी इकोनॉमी से जुड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, जो कि आपने एलपीजी में पढ़ा हुआ। अगर किसी ने एलपीजी नहीं पढ़ा तो एलपीजी पढ़ के जरूर जाना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एमएनसी की। देखो समझ गए, ये सभी क्या है, ये वो कंपनियां, ये कॉर्पोरेशन है जहां पर एक देश से ज़्यादा देशों में ये उत्पादन, बिक्री और संचालन करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, वहां पर अपना फैक्ट्री लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए एमएनसीज क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म तो बहुत कम पूछी जाएगी अगर एक्सटर्नल की बात करें तो, लेकिन फिर भी याद रखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इनका एक मूल देश, मतलब कि ये क्या करते हैं, एमएनसीज का क्या होता है कि इनका एक सेंट्रल कंट्री होती है, मतलब जैसे मुख्यालय कह दिया कि वहाँ पर है, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था। तो क्या होता है, एक मुख्यालय होता है, एक होम कंट्री होती है, लेकिन इनके जो कार्यालय होते हैं, कार्यालय मतलब ऑफिस या फिर कारखाने और अलग अलग चीज़ें, वो क्या होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं, कई देशों में होते हैं। मतलब कि देखो एक सेंट्रल ऑफिस है, मुख्यालय है जिसे होम कंट्री बोलते हैं, लेकिन आपके अलग अलग कंट्रीज में क्या है, ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, टीएनसी क्या होता है, टीएनसी भी इसी की तरीका एक चीज है, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी वही है कि अलग अलग देशों में, ये भी वही है, कई देशों में अपना काम करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एकीकृत,
मतलब कि ये इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ से समझिए कि इनका किसी एक देश में क्या नहीं होता, मुख्य केंद्र नहीं होता। जैसे कि वहाँ पर क्या था, एक होम कंट्री है, यहाँ पर कोई एक होम कंट्री नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसका मुख्यालय वहाँ पर है, इसका ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये अपने बाजार, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे अधिक अच्छे से वो अपने आप को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फेस ऑफ कर सकते हैं कि भाई हाँ इंक्लूडेड हो गए एक दूसरे से, सभी मिलजुल के काम करने लगे उस तरीके से। तो इसे बोलते हैं टीएनसी। उसके बाद आते हैं एमएनई के बारे में। एमएनई क्या होता है, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज होता है। ठीक है, ये जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज है ये क्या है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, मतलब कि एक टेक्निकल वर्ड है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो एमएनसीज और टीएनसीज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इसे समझिए। ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये दोनों के लिए किया जाता है, और क्यों किया जाता है ये शो करता है एफडीआई, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, एफडीआई शो करता है। और क्या शो करता है, उस जो संपत्ति है उसका कंट्रोल शो करता है। क्या शो करता है, क्या तो एफडीआई मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट है किसी भी देश का, या फिर उसकी संपत्ति का कंट्रोल बताता है कि ये जो संपत्ति है ये इसके कंट्रोल में है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, ये बात आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आईएमएफ के बारे में। तो यहाँ पे समझ गए आप, तो हमने एफडीआई देख लिया और ये तीनों की तीनों चीज़ें देख ली। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, एक प्रमुख ये क्या है, वित्तीय एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन की है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर क्या एमएनसीज की तरह क्या होता है, मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। क्या फंक्शंस हैं इसके, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब कि वित्तीय स्थिरता, सबसे पहली चीज़ है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। दूसरा क्या है, आर्थिक निगरानी करना, मतलब कि इकोनॉमिकली सर्विलेंस करना। और तीसरा होता है तकनीकी सहायक करना, मतलब कि टेक हेल्प करना। ठीक है, इसमें वर्तमान में 191 आपके सदस्य देश है, मतलब कि जितने मेंबर्स हैं वो 191 हैं। एक चीज़ होती है इसके अंदर जिसे बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या है, आईएमएफ की एक कृत्रिम मुद्रा है, मतलब कि ये उनकी एक मनी है, जैसे हम रिवर्स एसेट भी बोलते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, एक देश दूसरे देश से आपस में लेन देन के लिए करता है, मतलब कि आपस में जो लेन देन करना है वो इससे करता है। भारत, इसमें जो भारत है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले मेरे ख्याल से आया भी हुआ था कि भारत एक संस्थापक सदस्य है, मतलब संस्थापक मतलब फाउंडर मेंबर के रूप में है इसमें आईएमएफ में। ठीक है, एक चीज़ होती है इसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, इसे हम अलग से भी देख लेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक जो होता है वो गरीब देशों में विकास परियोजनाओं के लिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए पैसा देता है, मतलब कि ये लंबे समय के लिए पैसा देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। क्या देता है, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए। तो इस चीज़ को याद रखना, वर्ल्ड बैंक का जो किसी को पैसा देना है वो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन आईएमएफ क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए देता है, किसी भी अर्थव्यवस्था को संकट से सुधारने या मुद्रा को स्थिरता रखने के लिए। तो ये चीज़ छोटी सी आपसे पूछी जा सकती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या अगर एग्ज़ाम में देखें जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है तो हो सकता है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी जा सके। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना और एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।